हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र की हमारी जो सुपर फास्ट सीरीज़ चल रही थी, जिसका पहला पार्ट मैं करा चुकी हूँ। ये सुपरवाइज़र के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों का प्रश्न बैंक है। फटाफट इसलिए नाम दिया है क्योंकि वन लाइनर फैक्ट हैं। फटाफट सारे फैक्ट क्लियर होंगे और इसका पहले पार्ट का भी जल्दी से मैं रिविज़न करा दूँगी, फिर हम इसका सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में मैंने इसके 48 क्वेश्चन कराए थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट से आपके सारे फैक्ट वन लाइन में क्लियर होते जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण नोट्स बनाने के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि अगर आप इसके नोट्स भी बनाएंगे तो भी आपके बहुत, अगर आपने कोई रजिस्टर बना के इसका नोट डाउन करते जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही ले रही हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। अदर स्टेट के जो सुपरवाइज़र एग्ज़ाम है वहाँ से क्वेश्चन ले रही हूँ, क्योंकि वहाँ से और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन से, वही मैं करा रही हूँ। तो सारे के सारे इस सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा। एक भी सीरीज़ को पहला पार्ट नहीं देखा है तो एक बार मैं जल्दी से रिवीजन करा रही हूँ, फिर उसके बाद हम 48वें क्वेश्चन के बाद देखेंगे। 48 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, उनका फटाफट करवा रही हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक है। सबसे पहला है, किस रोग को विश्व से पूरी तरह समाप्त कर दिया है? तो चेचक को विश्व से पूरी तरह समाप्त कर दिया है। चेचक को भारत से कब समाप्त किया था? तो चेचक को भारत से 1977 में समाप्त किया था। एक सेकेंड। चेचक को भारत से कब समाप्त किया था? 1977 में। और विश्व से पूरी तरह कब समाप्त किया था? 1980 में। याद रखना, भारत से 1977 में और विश्व से कब समाप्त किया था? 1980 में। चेचक क्या है? बहुत ज़्यादा संक्रामक बीमारी है, अति तेज संक्रामक बीमारी है, जिसके कारण होती है वो क्या है? वेरियोला वायरस। चेचक जो होता है वो किसके कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि चेचक किसके कारण होता है। तो चेचक किसके कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। चेचक को चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। छोटी माता को क्या बोलते हैं? चिकन बॉक्स। चेचक का टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया था। जेनर को इम्यूनोलॉजी का या टीकाकरण का फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या टीकाकरण का पिता कहा जाता है। याद रखना, किसको कहा जाता है इम्यूनोलॉजी का पिता? चेचक, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ज़िंदगी बचाने वाला किसको बोला जाता है? जेनर को। क्योंकि देखो, टीकाकरण क्या करता है? हमारी ज़िंदगी को बचाता ही है। और टीका को विकसित किसने किया था? जेनर ने किया था, इसलिए ज़िंदगी बचाने वाला जेनर को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर जो थे, उन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो उन्होंने काऊ पर प्रयोग किया था। जो चेचक का प्रयोग किया था काऊ पॉक्स पर किया था। खसरे का पहला टीका होता है, देखो, जो मीज़ल्स और रोबेला जिसको बोलते हैं, उसको हम MR1 बोलते हैं। मीज़ल्स और रोबेला का ये टीका होता है। ये दो बार में दिया जाता है। पहला जो दिया जाता है 9 से 12 महीने में दिया जाता है, और दूसरा कब से दिया जाता है? 16 से 24 महीने में खसरे का और जो मीज़ल्स होता है, रुबेला होता है, उसका दूसरा टीका दिया जाता है। तो मीज़ल्स और रुबेला का पहला टीका 9 से 12 में और दूसरा 16 से 14 में। खसरे की कितनी खुराक दी जाती है? तो खसरे का 0.5 ml खसरा दिया जाता है। हर हर जो टीका होता है उसकी एक अलग बूंद होती है, अलग एक मात्रा होती है। वैसे ही खसरे की कितनी दी जाती है? 0.5 ml। जैसे कि जो OPV जो पोलियो वायरस होता है उसकी हम कितनी बूंद देते हैं? पोलियो वैक्सीन होती है उसकी कितनी बूंद देते हैं? उसकी 2 बूंद देते हैं। ऐसे ही खसरे की खुराक की कितनी दी जाती है? 0.5 ml खसरे की खुराक की दी जाती है। खसरे की खुराक कहाँ पे दी जाती है? तो दाहिनी भुजा के ऊपरी भाग पर जो खसरे की खुराक दी जाती है। देखो, एक एक फैक्ट सारे से संबंधित मैं कराती जा रही हूँ। रिवीजन इसलिए करा रही हूँ कि अगर जिन्होंने पहला भाग नहीं देखा है वो भी देख लो, जिन्होंने देखा भी है तो उनका रिवीजन हो जाएगा। रोबेला के नाम से जाना जाता है ये खसरा। खसरे को किस नाम से जानते हैं? रोबेला। और ये रोबेला वायरस के द्वारा फैलता है, इसलिए इसको रोबेला के नाम से जानते हैं। खसरे के टीके का विषैला प्रभाव क्या होता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होता है? कभी भी आपने देखा होगा बच्चे को टीका लगा के लाते हैं तो उसकी जनरली तबीयत ख़राब ही हो जाती है, उसको बुखार सा आ जाता है ना, उसको लूज मोशन होने लगते हैं, तो उल्टी सी आती है। तो ये सभी टीकाकरण के बाद जो स्थिति बनती है उसको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। कि खसरे के टीके के 4-5 घंटे बाद होता है। जर्मन खसरा को क्या बोला जाता है? जर्मन खसरा को रोबेला बोला जाता है। जर्मन खसरा में क्या होता है? तो जर्मन खसरे में चेहरे पर क्या होते हैं? चकत्ते से उठ आते हैं। क्या होते हैं? चकत्ते से उठ आते हैं। जर्मन खसरा किससे होता है? रोबेला वायरस से। रोबेला से हमें कौन सी वैक्सीन बचाती है? तो मीज़ल, मम्स और रोबेला, MMR का फुल फॉर्म होता है, और यही वैक्सीन जो है वो रोबेला से बचाती है।
बच्चों को जो MMR का टीका है उसकी कितनी खुराकें देनी चाहिए? 2 खुराकें लगाना चाहिए। एक तो 12 से 15 महीने में और दूसरी 4 से 6 साल में MMR की। और वो वाली जो हमने खसरे की पढ़ी थी वो कब बनाना? 9 से 12 में लगाना चाहिए और एक लगाना चाहिए 12 से 16 में, सॉरी 16 से 28 में लगाना चाहिए, 9 से 12 में। और MMR कब लगाना चाहिए? 12 से 15 में और 4 से 6 साल में। MMR का फुल फॉर्म क्या होता है? मीज़ल, मम्स एंड रूबेला, ये MMR का फुल फॉर्म होता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। रूबेला सबसे ज़्यादा खतरनाक किसके लिए होता है? गर्भावस्था में अगर रूबेला हो जाता है तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो माता और बच्चे दोनों को ही प्रभावित करता है। कंठमाला, जिसको हम मम्स बोलते हैं, का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? जो कंठमाला होती है, जो गले में हमारी ये यहाँ पे पैरोटिड ग्रंथि होती है, इसमें सूजन आ जाती है, उसको कंठमाला बोलते हैं। इसको टॉन्सिल बोलते हैं। बचपन में आपने देखा होगा कि गले में एक वाइट से कलर की पट्टी चिपका दी जाती थी, उसको हम मम्स या कंठमाला बोलते हैं। ये कारण क्या है इसका? इसका कारण है कि पैरोटिड ग्रंथि होती है गले में, उसमें सूजन आ जाती है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो मम्स रोग है या कंठमाला रोग है या इसको गलसुआ भी बोलते हैं, इसमें किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? तो इसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, इसलिए इस रोग को पैरोटाइटिस भी बोलते हैं। पैरोटाइटिस रोग किसको बोला जाता है? कंठमाला या मम्स या गलसुआ को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पैराटाइटिस ग्रंथि में सूजन आ जाती है और पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, और इसलिए इसको पैरोटाइटिस बोला जाता है। ये पैरोटिड ग्रंथि किसके लिए जिम्मेदार होती है? जो हमारे मुंह में लार बनती है ना, ये पैरोटिड ग्रंथि के कारण ही बनती है, ये भी याद रखिएगा। बच्चों में जो पैरासाइटिस होता है, इसका आम कारण क्या है? गलसुआ। इनको क्या बोला जाता है? गलसुआ। गलसुआ किस वायरस के कारण होता है? या कंठमाला किस वायरस के कारण होता है? तो ये पैरामाइक्सो वायरस होता है, उसी के कारण गलसुआ होता है। कौन सा? पैरामाइक्सो एक वायरस होता है, उसी के कारण गलसुआ होता है। तो गलसुआ किस वायरस के कारण होता है? पैरामाइक्सो वायरस के कारण होता है। बच्चों में पैरासाइटिस का सबसे आम कारण क्या है? गलसुआ है। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट किया जाता है। डिप्थीरिया के लिए ऐसे याद रख लो, डिप और सिक, डिप सिक, तो ऐसे याद हो जाएगा। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? सिक टेस्ट करते हैं। डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है? तो डिप्थीरिया बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक रोग है। कोरोनावैक्टीरियम डिप्थीरी नामक एक बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण डिप्थीरिया हो जाता है। टीबी की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? टीबी जिसको हम तपेदिक भी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस भी इसको बोला जाता है, इसके लिए मॉन्टोक्स परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। साल्मोनेला टाइफी जो एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण टाइफाइड हो जाता है। मलेरिया की जांच के लिए कौन सा किया जाता है? मलेरिया की जांच के लिए RDT टेस्ट किया जाता है। RDT को बोलते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। दृष्टि तीक्ष्णता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप देखते हो कि जब भी आपको अगर चश्मा लगा है तो आप अगर अपनी आई टेस्ट कराने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको एक चार्ट बनाए जाते हैं। चार्ट में WM वगैरह इस टाइप से बना हुआ होता है। तो उसके लिए किस चार्ट का, वो जो चार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको स्नेल चार्ट बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? स्नेल चार्ट होते हैं, जिसका उपयोग पढ़ने के लिए किया जाता है। अगला है डिप्थीरिया कोरोनावैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। गले के किस क्षेत्र को प्रभावित करता है ये? तो गले में श्लेष्म झिल्ली पाई जाती है, उसको ये प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? गले में एक श्लेष्म झिल्ली पाई जाती है, उसको ये प्रभावित करता है। अगला है डिप्थीरिया रोग में पीली धूसर झिल्ली ग्रसनी स्वर तंत्र तथा टॉन्सिल के ऊपर पाई जाती है। क्या बोल रहे हैं? डिप्थीरिया रोग में पीली धूसर झिल्ली आ जाती है, तो ये कहाँ पे आ जाती है? सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है कि डिप्थीरिया जो होता है ना, गले को प्रभावित करता है। तो डिप्थीरिया रोग में जो पीली धूसर झिल्ली होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? ग्रसनी स्वर तंत्र और टॉन्सिल के ऊपर पाई जाती है। काली खांसी किससे होती है? काली खांसी को पर्टूसिस बोलते हैं, और ये बोर्डोटेला पर्टूसिस नामक एक जीवाणु होता है, उसके द्वारा काली खांसी होती है। किससे होती है? बोर्डोटेला पर्टूसिस नामक जीवाणु से काली खांसी होती है। और इसकी जो भी काली खांसी होती है ना, तो लगातार हु की आवाज़ आती है, तो एक हूप ध्वनि के नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखना, काली खांसी वो किसके साथ समाप्त होती है? हूप ध्वनि के साथ समाप्त होती है। काली खांसी को हिंसक खांसी भी बोला जाता है, और 100 दिन की खांसी भी बोला जाता है काली खांसी को, ये भी याद रखना। टीबी का सामान्य नाम क्या है? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का सामान्य नाम क्या है? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस टीबी का सामान्य नाम है। टीबी किसके कारण होती है? ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। टीबी को तपेदिक यक्ष्मा तथा क्षय रोग भी कहा जाता है। टीबी किसको प्रभावित करता है? टीबी फेफड़ों को प्रभावित करता है।
लिम्फोसाइट की यदि संख्या बढ़ जाती है तो किस में सूजन आ जाती है? तो लिम्फोसाइट की अगर शरीर में संख्या बढ़ जाती है तो जो गले में जो लसिका ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है। काली खांसी को और क्या बोलते हैं? 100 दिन की खांसी बोलते हैं। डीपीटी जो होता है वो कहाँ लगाया जाता है? हर टीके का एक जगह होती है, एक प्लेस होती है कि जहाँ पे उसको शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है। तो डीपीटी को कहाँ लगाया जाता है? ये इंट्रामस्कुलर होता है, आईएम इसका माध्यम होता है, मतलब मांसपेशियों के अंदर इसको लगाया जाता है। तो डीपीटी का टीका कैसे लगाया जाता है? इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। 0.5 ml इसकी मात्रा दी जाती है। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्टीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एमएमआर का टीका कहाँ पे लगाया जाता है? एमएमआर का टीका एससी मतलब होता है सबक्यूटेनियस को मतलब बोलते हैं चमड़ी के नीचे। एमएमआर मतलब होता है मम्स, मीजल्स और रूबेला का टीका। और ये कब लगाया जाता है? ये अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है कि 5 से 6 वर्ष और 9 से 12 महीने में ये लगाया जाता है। और सबक्यूटेनियस मतलब चमड़ी के नीचे इसको लगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारा जो एक साथ एक बार एमसीक्यू में भी करवा दूंगी कि कौन सा टीका कहाँ पे लगाया जाता है, तो प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीबी का टीका कहाँ पे लगाया जाता है? टीबी को जिसको ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, आईडी, टीबी का टीका आईडी के माध्यम से इस आईडी का मतलब क्या होता है? इंट्राडर्मल, मतलब त्वचीय, आंतरिक त्वचीय भाग में इसको लगाया जाता है। टीबी के लिए कौन सा टीका होता है? बच्चे को जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। बीसीजी का टीका 24 घंटे के अंदर इसकी दिया जाता है। और ये कहाँ पे लगाया जाता है? आईडी के में दिया जाता है। आईडी याद रखना, आईडी माध्यम इसका क्या है? आईडी मतलब इंट्राडर्मल मतलब अंतर त्वचा, डर्मल मतलब होता है जो त्वचा होती है, और इंटर मतलब क्या होता है? इंट्रा मतलब आंतरिक त्वचा, तो अंदर की जो त्वचा होती है वहाँ पर टीबी का टीका लगाया जाता है। संवाद करने के लिए अपने पूरे शरीर का उपयोग करना क्या कहलाता है? तो जब हम कोई किसी से बात करते हो, बात करते समय अगर हम अपने हाथ पांव हिलाकर पूरी बात करते हैं तो उसको वो तरीका जो होता है क्या कहलाता है? वो उसको बोलते हैं हम शरीर की भाषा। चेहरे का भाव क्या है? चेहरे का भाव शरीर की भाषा का हिस्सा है। ये प्रबंधन वाले जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? देखो, मनुष्य में श्वसन की क्रिया कैसे होती है कि वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। जस्ट अपोजिट पेड़ पौधों में होता है। तो जब भी वो श्वसन लेता है तो श्वसन लेने के दौरान ही और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के दौरान ही उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो निकल जाती है। तो कितने % ऑक्सीजन निकलती है श्वसन के दौरान? 16% ऑक्सीजन निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 40 से 50% ऑक्सीजन हमारे शरीर में पाई जाती है और 16% जो होती है श्वसन के माध्यम से निकल जाती है। अगला है, पुरुष नसबंदी एक सर्जिकल प्रक्रिया है। पुरुष नसबंदी मतलब पुरुषों का ऑपरेशन, ताकि वो कुछ समय के लिए जो है माता पिता बनने से रोक पाएँ, अपने पेरेंट्स बनने से रोक पाएँ। इसमें क्या होता है कि जो पुरुषों में एक वास्ट डिफरेंस पाया जाता है उसको काट दिया जाता है या उसको ब्लॉक कर दिया जाता है पुरुष नसबंदी क्रिया में। अब ये बॉस डिफरेंस क्या होता है हम आगे पढ़ते हैं। बॉस डिफरेंस क्या होता है? वो नलिकाएं होती हैं जो अंडकोश से मूत्र मार्ग तक शुक्राणु को ले जाती हैं। अब जब यही ब्लॉक हो जाएंगी, बास डिफरेंस जो नलिकाएं हैं वही ब्लॉक हो जाएंगी, उन्हीं नलिकाओं को अगर हम बंद कर देंगे तो ये कहाँ से शुक्राणु जो जाते हैं महिला की योनि तक, तो वो नहीं पहुँचेंगे। तो यही इसका क्या होगा, इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। जो पुरुष सर्जिकल जो ऑपरेशन प्रक्रिया होती है, वैसेक्टोमी प्रक्रिया होती है, वैसेक्टोमी जिसको बोला जाता है। ट्यूबेक्टोमी महिलाओं की नसबंदी को बोला जाता है, वैसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी को बोला जाता है। तो उसमें नॉर्मली किसको ब्लॉक किया जाता है? बॉस डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है। ये बॉस डिफरेंस जो है वो आप याद रखिएगा। वैसेक्टोमी क्या है? गर्भ निरोधक की एक टर्मिनल विधि है। कौन सी विधि है? एक टर्मिनल, ये भी पूछ सकते हैं, गर्भ निरोधक की इनमें से कौन सी एक टर्मिनल विधि है? तो वैसेक्टोमी एक गर्भ निरोधक की एक टर्मिनल विधि है। फेफड़े जो होते हैं हमारे, वो कितने लीटर गैस धारण करने की क्षमता रखते हैं? तो हमारे जो फेफड़े होते हैं लगभग 5 लीटर गैस धारण करने की क्षमता रखते हैं। मतलब वो अपने अंदर कितनी गैस धारण कर सकते हैं? वो अपने अंदर 5 लीटर गैस धारण कर सकते हैं। सामान्य रूप से सक्रिय व्यक्ति में जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो 24 घंटे में लगभग 5000 गैलन हवा सांस लेने के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब लगभग
20,000 लीटर जो है हवा आती जाती है सांस लेने देने में। तो ये उपयोग करता है एक सामान्य व्यक्ति 24 घंटे में। ये भी फैक्ट याद रखना, 20,000 लीटर या 5,000 गैलन, 5,000 गैलन या 20,000 लीटर एक सामान्य रूप से सक्रिय व्यक्ति होता है वो 24 घंटे में इस्तेमाल करता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हमारे नोट्स तैयार किए गए हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं, टोटल 7 बुकलेट हैं जो आपको मिलेंगी, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट है, एक वन लाइनर की बुकलेट है, 5 थ्योरी बुकलेट है और साथ में मिलेगा ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रुप में हम बहुत शानदार तैयारी करा रहे हैं, हर कुछ करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, पूरी धाराएं हैं, पूरी अधिनियम, इसके अलावा पूरे का पूरा जो प्रबंधन वाला टॉपिक है, चाहे ICMR रिपोर्ट हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, सारा कुछ हम बहुत ईजी लैंग्वेज में कवर करा रहे हैं। डेली बच्चों की बहुत ही शानदार प्रैक्टिस हो रही है, डेली के टेस्ट लिए जाते हैं हमारे ग्रुप में, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं और सिलेक्टेड लोग टेस्ट देते हैं, मतलब ऐसे लोग टेस्ट देते हैं जो उतना उनको पढ़ना है और डेली रैंक लगती है, उससे ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है और उतना ज़्यादा टॉपिक जो होता है वो एक बार में तैयार हो जाता है। हमारी सारी वीडियोस की PDF जैसे कि ये फटाफट सीरीज़ में करा रही हूँ, ये भी वहीं दी जाएगी। सारे मेरे जितने मॉडल प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ वो भी वहाँ पे दी जाएगा, सारा कुछ वहीं उसी ग्रुप में हम देते हैं। ग्रुप के लिए V सीरीज़ चल रही, जैसे कि हमारे मेरे चैनल पर 4 प्रकार की सीरीज़ चल रही हैं। अभी सुपरवाइज़र के लिए एक A सीरीज़ चल रही, A सीरीज़ में मैं टॉपिक वाइज आपको पूरा सुपरवाइज़र करवा रही हूँ। एक हमारे मॉडल पेपर चल रहे हैं जिसमें मैंने 5-6 मॉडल पेपर करवा चुकी हूँ। एक 2017 का हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, 2017 के पुराने पेपर कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो है योजना वाला टॉपिक चल रहा है, योजना वाला करवा रही हूँ। और एक हमारा ये 11,001 प्रश्नों का जो प्रश्न बैंक चल रहा है। तो ये सारे जो प्रश्न, ये सारे के सारे हम वहाँ पे भी प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ पे जैसे कि मैं कोई PDF प्रोवाइड कराती हूँ तो फिर उनका टेस्ट भी लेती हूँ। टेस्ट के लिए एक टाइमर दिया जाता है, उस टाइमर के अकॉर्डिंग ही देना पड़ता है। रोज़ाना टेस्ट होते हैं, रोज़ाना प्रैक्टिस होती है। हार्ड कॉपी आपको नोट्स के रूप में 7 बुकलेट मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है। तो आप अगर लेना चाहते तो ले सकते हैं। हमारा नोट्स का प्राइस जो है वो 1499 है। ये जो प्रश्न रहेंगे, जितने भी ये 11,001 प्रश्न कराऊंगी, ये भी सारा का सारा वहाँ लूँगी और वहाँ पे टेस्ट भी उसका लूँगी। हमारा शरीर सबसे ज़्यादा क्या निष्कासित करता है? तो हमारा शरीर सबसे ज़्यादा जल और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या निष्कासित करता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़े जो होते हैं वो श्वसन तंत्र का सबसे अभिन्न अंग होते हैं। श्वसन तंत्र का सबसे अभिन्न अंग क्या है आपसे पूछें तो फेफड़े हैं। फेफड़े क्या होते हैं? मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में ये जलवाष्प भी निकालते हैं। याद रखना, सबसे ज़्यादा क्या छोड़ते हैं फेफड़े? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी मात्रा में जलवाष्प भी निकालते हैं। तो फेफड़े जलवाष्प को कितनी मात्रा में निकालते हैं? तो 400 ml पर डे। फेफड़े जलवाष्प कितना निकालते हैं? 400 ml पर डे फेफड़े जलवाष्प निकालते हैं। किशोर अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है? किशोर अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है, और ये हॉल ने बोला था। हॉल एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने किशोर अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा था। याद रखना, किसने कहा था? हॉल ने कहा था किशोर अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था। एकीकृत बाल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों को अनौपचारिक सुविधा प्रदान करना। देखो, एक होता है सेवा प्रदान करना और एक होता है सुविधा प्रदान करना। यहाँ पर अगर सेवा प्रदान करने से बात की जाए तो 6 माह से लेके 6 वर्ष तक के बालक को सेवा प्रदान की जाती है। लेकिन अगर बात की जाए शिक्षा प्रदान करने की, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की, तो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। एकीकृत बाल विकास सेवा, जिसको ICDS बोलते हैं, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। अनौपचारिक शिक्षा किस उम्र के बच्चों को दी जाती है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। ICDS का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, ये ICDS का फुल फॉर्म होगा। बाल विवाह जो निषेध अधिनियम है, उसके अंतर्गत जिला न्यायालय से मतलब क्या होता है? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम में जिला न्यायालय का मतलब होता है पारिवारिक न्यायालय। बाल विवाह निषेध अधिनियम में जिला न्यायालय को क्या बोलते हैं? पारिवारिक न्यायालय बोलते हैं। पारिवारिक न्यायालय को क्या बोलते हैं? पारिवारिक न्यायालय को कुटुंब न्यायालय भी बोला जाता है। ये दोनों फैक्ट याद रखना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब आया था? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आया था 2006 में। सारे अधिनियम, सारी धाराएं मैं आपको करा दूंगी। जो हमारा ग्रुप है, क्या स्पेशली उसके लिए ग्रुप के लिए एक टारगेट दिया जाता है, जैसे कि
अभी जो NFSA है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उसमें जहाँ पर आंगनवाड़ी की बात की गई है, जहाँ पे पोषण की बात की गई है, लोगों को पोषण देने की बात की गई है, गर्भवती माताओं को पोषण देने की बात की गई है, ये सारा का, और उसमें कौन कौन सी योजनाएं समाहित हैं, ये सारा कुछ हम अपने ग्रुप में करवा रहे हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अध्याय कितने हैं, धाराएं कितनी हैं, कौन सा अध्याय महत्वपूर्ण है, ये सारा क्वेश्चन हम वहाँ पे करवा रहे हैं। सारा का सारा वीडियो में लाना पॉसिबल नहीं है, यही कारण है कि हमने वो ग्रुप बनाया है जो उन्हीं को ही मिलेगा जो हमारे नोट्स परचेस करते हैं, और उन लोगों की बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है। बाल विवाह से उत्पन्न संतानों की अभिरक्षा में किसे सुपुर्द किया जाता है? बाल विवाह से जो संतान उत्पन्न होती है, अब उससे उसका जो बच्चा होगा उसको किसको दिया जाएगा, माता को या पिता को? उसको माता को दिया जाएगा। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है, ये कब आया? 1929 में आया था। तो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 को ही शारदा एक्ट कहते हैं। बाल विवाह जो प्रतिबंध अधिनियम या बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम है वो किस डेट को आया था? वो 28 सितंबर 1929 को आया था। इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसको इन लोगों ने पारित किया था, क्योंकि उस समय संविधान तो बना नहीं था, उस समय बना था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया। इन्होंने ही इस बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम को पारित किया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया को किसने पारित किया था? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम को 1929 में किसने पारित किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने पारित किया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब लागू हुई थी? 1 जनवरी 2017 से लागू हुई थी, जिसमें महिलाओं को 5,000 रुपये दिए जाते हैं, जो महिला गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं उसको। नवी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1997 से 2002 में आई थी। अब आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है कि जब नवी पंचवर्षीय योजना आई थी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नवी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? किस प्रधानमंत्री के समय पे, किस प्रधानमंत्री के काल में ये नौवीं पंचवर्षीय योजना आई थी? आप लोगों को ये मुझे कमेंट करके बताना है, किस मंत्री के काल में नौवीं पंचवर्षीय योजना आई और कब आई थी? ये 1997 से 2002 में। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो 2006 है उसमें कितनी धाराएं हैं? उसमें 21 धाराएं हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 21 धाराएं हैं। दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध इसके स्नावन के लिए उत्तेजित करने वाला, जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, तो उनके लिए दुग्ध उत्तेजित होता है, तो वो दुग्ध उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध को स्नावित करता है। आंगनवाड़ी केंद्रों को किसके द्वारा चलाया जा रहा है? महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को चलाया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में जो 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उसमें प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा उनको कितनी दी जाती है? तो आंगनवाड़ी में 6 महीने से ये अलग अलग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में अलग अलग मात्रा है। इसका पूरा चार्ट में आंगनवाड़ी का एक टॉपिक लेके आऊँगी, इसमें पूरा जो पोषण आहार है 6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चों को अलग अलग जो मात्राएँ दी गई हैं, रेडी टू ईट जो पैकेट है उनकी मात्रा दी गई है, तो वो उस वीडियो में मैं कवर करवा दूँगी। तो आंगनवाड़ी में 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रोटीन कितना दिया जाता है? 12 से 15 ग्राम दिया जाता है। और कैलोरी कितनी दी जाती है? 500 किलो कैलोरी दी जाती है पर डे की। पर डे 12 से 15 ग्राम प्रोटीन और 500 किलो कैलोरी दी जाती है 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों को। सक्षम जो आंगनवाड़ी है उसको ई आंगनवाड़ी भी कहा जाता है, याद रखना। सक्षम आंगनवाड़ी को क्या कहा जाता है? ई आंगनवाड़ी। स्त्री की योनि में एक जीवाणु जो रहता है वो सामान्यतः पाया जाता है, उस जीवाणु को क्या बोलते हैं? जो स्त्री की योनि में पाया जाता है उसको बोलते हैं डोडरलिन वैसिली। स्त्री की योनि में पाया जाने वाला जो जीवाणु है उसको क्या बोला जाता है? उसको डोडरलिन वैसिली बोला जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा जीवाणु स्त्री की योनि में पाया जाता है? डोडरलिन वैसिली। डोडरलिन वैसिली जो होता है वो स्त्री की योनि में पाया जाता है। भारत सरकार द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना कब की गई थी? 1960 में भारत सरकार द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना की गई थी। सिफिलिस क्या है? सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है। ये किसके कारण होता है? ये ट्रैपनोमा पैलिडम एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण सिफिलिस हो जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं इनमें से यौन संचारित रोग कौन सा है? बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, आपको याद रखना है कौन सा है। सिफिलिस किसके कारण होता है? ट्रैपनोमा पैलिडम एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ये हो जाता है।
फ्रेंड्स, हमारे महिला सुपरवाइज़र के साथ इस प्रकार का आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा 3000 प्लस MCQ का, और साथ में ये पूरी टोटल 7 बुकलेट मिलेंगी। आप देख सकते हैं पूरा वॉल्यूम 7 है, मतलब 7 वॉल्यूम आपको इसमें मिलेंगे। एक पोषण एवं स्वास्थ्य रहेगी, इसमें सारा करंट डाटा रहेगा, सारी महिला और बच्चों से संबंधित जो बजट है उससे संबंधित प्रावधान है वो सारा रहेगा। योजना एवं संस्थाएँ रहेंगी, गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर, शिशु की देखभाल, प्रारंभिक शिक्षा रहेगा। साथ में नियम, अधिनियम, अधिकार, प्रबंधकीय गुण, शरीर रचना और 1000 वर्ड लाइनर, ये सारा कुछ कवर रहेगा। इस प्रकार के चार्ट द्वारा हम वहाँ डेली तैयारी करवा रहे हैं। बहुत ही शानदार हमारे ग्रुप में तैयारी हो रही है, डेली के टेस्ट हो रहे हैं। ये टोटल 7 बुकलेट आपके घर पे जाएंगी। तो आप अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 6 से 7 दिन में ये आपके पास पहुंच जाएंगे और तुरंत आपको ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा, वहाँ तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। आपको मुझे व्हाट्सअप करके अपना फुल एड्रेस भेजना है और फुल एड्रेस भेजकर पेमेंट करना है, नोट्स आपके पास पहुँच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था वो कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है, जन्म से 28 दिन के अंदर होने वाली जो मृत्यु होती है उसको कौन सी मृत्यु बोलते हैं? उसको नवजात मृत्यु दर कहते हैं। भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? भारत में अगर शिशु मृत्यु दर बात की जाए तो भारत में शिशु मृत्यु दर 28 है। कितनी है? शिशु मृत्यु दर 28 है। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 43 है। भारत में 28 है और मध्य प्रदेश में 43 है। और सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर किसी राज्य में है तो वो हमारा मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर हमारे मध्य प्रदेश में ही होती है। कब से? मतलब जन्म हुआ है बच्चे का और उसके 1 महीने के अंदर या 28 दिन के अंदर अंदर होने वाली जो मृत्यु होती है वो नवजात मृत्यु दर कहलाती है। एक गोवी रणनीति है। मैंने आपको जो हमारा A2 वीडियो था, मतलब टॉपिक वाइज जब मैं सीरीज़ करा रही हूँ उसमें, ये सीरीज़ में, उसमें हमारा जो दूसरा भाग था A2 था, उसमें मैं गोवी रणनीति बताया था। मैंने यूनिसेफ को बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आपको यूनिसेफ के सारे फैक्ट आपको क्लियर कराए थे। उसमें मैंने बताया था गोवी रणनीति जो है वो यूनिसेफ की है। इस गोवी का मतलब क्या होता है? तो जी से यहाँ आपका मतलब होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग मतलब बच्चों की जो क्या कैसी ग्रोथ हो रही है उसको मॉनिटर करना। दूसरा ओ था, ओरल का मतलब था, ओ से मतलब था ओरल रिहाइड्रेशन, मतलब अगर बच्चे को पानी की कमी हो रही है तो उसको ओरली उसको पानी की कमी को पूरा करना। इसके बाद बी का था ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब बच्चे को माता का ही दूध पिलाना। और आई का यहाँ मतलब था इम्यूनाइजेशन, मतलब टीकाकरण करना। तो ये जी से ग्रोथ, ओ से ओरल, बी से ब्रेस्ट फीडिंग और आई से था इम्यूनाइजेशन। ये सभी गोवी रणनीति थी और ये किसकी थी? ये यूनिसेफ की थी। इसको ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, फीमेल एजुकेशन, फैमिली स्पेसिंग फूड भी कहा जाता है। याद रखना, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1940 को हुई थी और 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस भी मनाते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और हमारे भारत में इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ की जो प्रमुख है वो कैथरीन रसेल हैं, ये भी याद रखिएगा। ये जो गोवी रणनीति है वो किसको बढ़ावा देती है? माता और बच्चे के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। कॉपर टी जो होता है उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या है? यदि माता के शरीर में कॉपर टी लगा दिया जाता है योनि में तो उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि निकाला जाता है तो बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है। कॉपर टी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉपर इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, उसको कॉपर टी बोलते हैं। ये टी की शेप में एक प्लास्टिक का डिवाइस होता है जिसे डॉक्टर गर्भाशय के अंदर फिट कर देते हैं। इससे प्रेगनेंसी रुक जाती है और महिला को गर्भधारण नहीं करता। जब भी आप गर्भवती होना चाहती हैं उस कॉपर टी को हटा सकती हैं। कॉपर टी जो होती है धारा 380A के द्वारा 10 वर्ष तक गर्भनिरोधक प्रभावी रहता है, मतलब 5 से 10 साल इसका साल रहता है जब तक ये प्रभावी रहता है। 10 साल तक आपको माँ बनने से रोक सकता है। बायोटीन को क्या बोला जाता है? बायोटीन को विटामिन B7 बोला जाता है। बायोटीन को विटामिन H और एंजाइम R भी बोला जाता है, ये भी याद रखना।
बायोटिन को विटामिन B7 भी बोला जाता है, विटामिन H भी बोला जाता है और एंजाइम R भी बोला जाता है, ये बायोटिन को बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के लिए वीडियो पर बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक और सुपरवाइज़र जो छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक का पेपर आया था, वो हम आज शाम को करेंगे। उसमें छत्तीसगढ़ का पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। जो वो वाले टॉपिक जो हमारे मध्य प्रदेश में भी हैं, तो वही टॉपिक मैं आपको सॉल्व करवाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में कल लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।